86 में हमारा इग्नू आ गया था, ठीक है। और किसकी रिकमेंडेशन से? जो हमारी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन बनाई गई थी उसकी रिकमेंडेशन से 86 में इग्नू का सेटअप हो गया था। फिर हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had set up a commission under the chairmanship of Acharya Ramamurthy in 1992 reassess the impact of the provision of the national policy on education। तो जो जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनती गई, उसके बाद जो नेक्स्ट बनी वो क्या किया उसने, उसके पहले के काम को एसेस करने के लिए बनाई गई कि जो भी हमने इसमें रिकमेंडेशन दी थी उन रिकमेंडेशन से प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, हेलो, क्या भूख लग रही है? और चाहिए? भूख लग रही है, मैगी के लिए पेट में भूख लग रही है। हाँ, थोड़ी सी ले लो उसमें से। ठीक है। तो क्या था कि जो 1986 में जो भी हमारे रिकमेंडेशन थी काम हुआ, फिर 1992 में एक कमेटी बनाई गई अगेन चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य मूर्ति, क्या करने के लिए कि जो भी हमने इस पे जो भी कहा था कि ये काम करेंगे उस पे क्या क्या काम हुआ है और कोई रिकमेंडेशन हो। तो इस पॉलिसी में क्या रिकमेंडेशन आई थी? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेटअप करो, स्ट्रेस ऑन द प्रमोशन ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग मॉरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट। तो एजुकेशन पे तो हमने अच्छे से काम कर लिया था, हमने स्कूल सेटअप कर लिए थे, सेकेंडरी स्कूल, हायर प्राइमरी सब पे काम किया था। अब उन्होंने कहा था कि अब ऐसा करो कि हम क्या करें, बच्चों को हम एकेडमिक तो दे रहे हैं, अब साथ साथ में ना उनकी मॉरल वैल्यूज को बढ़ाने के लिए भी हम थोड़ा फोकस करें। और मॉरल वैल्यूज बढ़ेंगे तो ओवरऑल उनका डेवलपमेंट होगा और साथ साथ में एक नेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आई हमारी यशपाल कमेटी रिपोर्ट। इन द ईयर 2009 the Ministry of MHRD had set up a committee on higher education known as Yashpal Committee. ठीक है। The chairman of the committee was Yashpal for examining reforms to be brought about in the higher education in India. Yashpal was a globally renowned physicist, academic, and higher education reformer professor. In its report, the Yashpal committee ने ये चीजों को दिया था कि हमें क्या करना है on the idea of the university and advocated a number of major structural changes. फिर हमारी आई यशपाल कमेटी, और यशपाल कमेटी ने क्या क्या कहा अब वो ये कह रहा है, ठीक है। In the final report submitted by the committee to the Ministry MHRD, it was recommended that the deemed university status should be abandoned. Deemed university क्या होती है? डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी पता है हम्म। क्या होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी? मैम जो सेंट्रल वो। फंडेड बाय द सेंट्रल, हम्म। ठीक है, सारा सेंट्रल होल्ड करता है। स्टेट यूनिवर्सिटी, वो जो स्टेट भेज देता है। ठीक पर है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी, देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो तो जो भी उसकी फंड होगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। स्टेट में है तो एक तो ये होता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती है और एक स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सेटअप भी होता है। समझ हाँ। गए? दीज टू आर द डिफरेंट थिंग। एक स्टेट यूनिवर्सिटी जिसका देख रेख कौन करेगा? उस स्टेट के गवर्नमेंट करेगी। एक होता है उस स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सेटअप, ठीक है, तो उसको जो फंडिंग देगी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी जो रजामंदी होती है वो आपको गवर्नमेंट से लेनी होती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो अपने अंडर में कॉलेजेस को ग्रांट दे सकती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वो अपने अंदर कॉलेजेस को ओपन कर सकती है, ठीक है। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? अपने अंदर कॉलेजेस को नहीं ओपन कर सकती है। जैसे गुरुकुल कांगड़ी जो है इस समय एक योगा की काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऋषिकेश और हरिद्वार, ऋषिकेश, हाँ हरिद्वार में है। दिस इज द डीम्ड यूनिवर्सिटी। वो परफॉर्म अच्छा करती है, उसको फंडिंग भी मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प भी मिलती है, अपने डिसीजंस लेने के लिए वो लायबल भी है, बट वो अपने अंडर में किसी और कॉलेज को ग्रांट नहीं दे सकती। मतलब कि कोई ये नहीं कह सकता कि किसी ने एक कॉलेज खोला और उस कॉलेज ने कहा कि हम गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो अपने अंडर में कितने भी कॉलेजेस को ओपन कर सकती है, ठीक है। कल को आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कॉलेज मिलेगा आपका,
जैसे मान लो किरोड़ीमल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऐसे मिलेगा। लेकिन जो आपकी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी है, वो किसी भी कॉलेज को ओपन करके उसके ऊपर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी नहीं मेंशन किया जा सकता है। ठीक है। तो इसने क्या कहा था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को खत्म कर दो। फिर सेकंड क्या है, इट वाज रिकमेंडेड दैट ऑल द डिजर्विंग डीम्ड यूनिवर्सिटी शुड बी आइदर कन्वर्टेड टू द फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी वुड हैव टू बी स्क्रैप। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो एक डिजर्विंग है, तो उनको या तो पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दो या खत्म कर दो। मतलब या तो उसको सेंट्रल में कन्वर्ट कर दो या तो स्टेट में कन्वर्ट कर दो, और नहीं तो खत्म कर दो। ठीक है। द रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट GRE live test needs to be evolved for the purpose of university education। ये हमने ग्रेजुएट, ये एक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में दो तरीके के टेस्ट पढ़े थे। एक लीनियर टेस्ट था और एक एडेप्टिव टेस्ट था, जिसमें हमारी क्या था कि एक मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी थी, वही आपके ये GRE टेस्ट लिया करती थी। तो वो यही कह रहा है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आप GRE टेस्ट लेना शुरू करो। ठीक है। The committee recommended that the bodies like NCT, AICT, UGC, and other must be replaced by a Commission of Higher Education and Research, CHER, is 7-member body। तो जो हमने UGC और AICT, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनिंग ठीक है। अभी हम लोग ने स्वयं और स्वयं प्रभा में 7 कोऑर्डिनेटर्स पढ़े थे टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट्स में। उनमें से NCTI, ACTI, ये सारे अलग अलग थे, अलग अलग फंक्शनिंग के लिए। इस कमेटी ने बोला कि इन सबको हटा करके कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च बनाओ, जो 7-मेंबर कमेटी हो, जो सारी देख रेख करे हायर एजुकेशन की चीजों के लिए। ठीक है। ये छोटे मोटे लोगों को हटा दो ऐसे। ठीक है। एंड अदर्स रिप्लेस्ड बाय कमीशन, एक कमीशन बनाओ, उसके अंदर ये रहेंगे, और उसमें 7-मेंबर कमिटी, 7-मेंबर बॉडी रहेगी। फिर क्या है, इट वॉज रिकमेंडेड दैट दिस न्यू रेगुलेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रेशर। अब कई बार जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो कई बड़ी पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के फोन आ जाते हैं, उनके वहां पे एडमिशन हो जाते हैं। ठीक है। जहाँ पे जबकि तो वो यही कह रहा है कि जब भी एडमिशन वगैरह की चीज आए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रेशर, बिकॉज ही इज पॉलिटिकली एसोसिएटेड, तो उसका एडमिशन नहीं होना चाहिए अगर वो कैपेबल नहीं है तो। ठीक है। Then the position of the chairmanship of CHER was recommended to be parallel to that of the election commissioner। जो इलेक्शन कमिश्नर जो हायर होते हैं, मतलब उनके रिकमेंडेशन से होनी चाहिए। ठीक है। वो जो 7-मेंबर बॉडी बनेगी। इट वॉज रिकमेंडेड दैट द यूनिवर्सिटी मस्ट टेक अप ऑल द एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज restricting the jurisdiction of the other regulations such as Bar Council of India, Medical Council of India to administrative matters alone। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जितने भी एकेडमिक का पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज अपने अपने आप हैंडल करें। ठीक है। और जो बार काउंसिल, जो आपके लॉ और मेडिकल वाले जो हैं, उनके उनके जो मैटर्स हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैंडल करे, और जो मेडिकल के जो मैटर्स हैं वो आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हैंडल करने दो। ठीक है। वो अपने अपने आप से हैंडल करें, सब कुछ एक ही जुरिडिक्शन में मत डालें। Then the report said that the IIT and IIM should be encouraged to diversify and expand their scope to work as a full-fledged university। हम आईआईटी बोलते हैं, आईआईटी क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईएम क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ही नेवर सेड दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी नाम उनके अंदर नहीं लगता है। ठीक है। दे आर द इंस्टीट्यूट। तो वो यही कह रहा है कि उनके काम को और डाइवर्सिफाई करो,
उनके स्कोप को एक्सपांड करो और एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दो, ताकि वो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी के तरीके से काम कर सकें, कि अगर एक जगह पे आईआईएम यूनिवर्सिटी है तो अपने अंडर में और कॉलेजेस को खोल सके। ठीक है। फिर आई थी हमारी 2009 के बाद 2019 में हमारी नेशनल पॉलिसी। अब जो 2019 में नेशनल पॉलिसी आई थी, वो एनईपी पे जो काम हो रहा है, जिसको हम कहते हैं एनईपी 2020। ठीक है। हम्म। तो अभी जो भी आप देखोगे वो 2020 एनईपी आया है, उसी पे ही सारा काम हो रहा है अभी। ठीक है। ये जो आपका एमफिल हट गया है ना, वो इसी रिकमेंडेशन से हटा है, इनकी ही रिकमेंडेशन की ये नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी। और इसमें क्या कहा कि इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एमएचआरडी, prepared based on the recommendations of सुब्रमण्यम कमिटी एंड द कस्तूरी रंगन कमेटी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में, मतलब जो नई एनईपी आई है 2020, जिसमें हमारा काफी काफी टारगेट है कि 2035 तक हम चीजों को कंप्लीट करेंगे या 2025 तक चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो उसमें कौन चेयरमैनशिप थी? सुब्रमण्यम जी और कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट के बेसिस पे ये सारी चीजें आई थी। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना एनईपी 2020, एनईपी 2020 उसके बेसिस पे सारी चीजें। तो इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है? इट प्रपोजेस ए न्यू सर्कुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर। अब इसीलिए धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अलग अलग स्टेट जो है अपनी फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक के सिलेबस को प्रॉपर चेंज कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू इनकलकेट सम न्यू वोकेशनल कोर्सेज। जैसे पहले क्या होता था, इंग्लिश हिंदी मैथ्स पढ़ रहे हैं ना बच्चे, अभी रिसेंट में ही एक न्यूज आई थी कि छत्तीसगढ़ में 4 क्लासेस के सिलेबस जो है वो पूरा तरीके से चेंज हो रहे हैं, और उन मतलब शायद फोर्थ और 6 7 तक इस तरीके से था, जिसपे 33 बुक्स, नई बुक्स लिखी जा रही है। और पहले बच्चे हम्म। 4 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब बच्चे 9 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो क्या कहा, ये किसके किसके प्रपोजल से सारी चीजें हो रही है अभी में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन पॉलिसीज में, वो सब इनकी रिकमेंडेशन से आ रहे हैं, सुब्रमण्यम एंड कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट से। तो इन्होंने क्या कहा कि एक नया सर्कुलर लाओ, पेडागोगिकल स्ट्रक्चर लाओ विथ 5+3+3+4 डिजाइन। मतलब पहले क्या था, 10+2+3 था। ठीक। ठीक है। अब क्या हो गया, 5+3+3+4, मतलब कि अभी एज ग्रुप में इधर दिखाऊंगी आपको, कवरिंग द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 18 ईयर्स, यानी 3 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को इस तरीके से कवर करो। ठीक है। कि पहले थोड़ा सा सिंपल दो 5 साल तक, फिर थोड़ा हाई करो, फिर थोड़ा हाई, फिर थोड़ा हाई, इस तरीके से। ठीक है। फिर द पॉलिसी प्रपोजेस टू क्रिएट ए न्यू स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, नया अपने स्टेट के स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने की परमिशन दो। It wishes to consolidate 800 universities and 40,000 colleges into around 15,000 large multidisciplinary institutions। तो उन्होंने क्या कहा कि जो 800 यूनिवर्सिटी और 40,000 कॉलेजेस हैं, उनको हम क्या करेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करने का विश कर रहे हैं। ठीक है। द पॉलिसी प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन। अब वो कह रहे हायर एजुकेशन को भी डिवाइड कर दिया गया, कैसे? रिसर्च यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। रिसर्च यूनिवर्सिटी का मतलब कि जहाँ पे लोग रिसर्च करने जा रहे हैं। टीचिंग यूनिवर्सिटी का मतलब कि जिसको अपने टीचिंग प्रोफाइल में जाना है। अब आजकल क्या हो रहा है, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी बीएड भी करा रही है, एमए भी करा रही है, रिसर्च भी करा रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हायर हम्म। एजुकेशन को 3 अलग तरीके से डिवाइड करो, कि जो रिसर्च यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी सिर्फ रिसर्च के लिए एसोसिएटेड हो। कुछ यूनिवर्सिटी बनाओ जो कि अपने टीचिंग प्रोग्राम को एनहांस करने के लिए, टीचिंग स्किल को एनहांस करने के लिए है, वो करो। और कुछ ऑटोनोमस की जो हमारा हिट्रोगॉगिक स्टेज में आकर के जो हम अपने आप चीजों को लर्न करते हैं। ठीक है। तो वो वैसा सेटअप डालो। And it proposes to set up an autonomous body called the National Research Foundation through an act of parliament। उसने कहा कि अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाओ, एक सेपरेट बॉडी बनाओ, ऑटोनोमस बॉडी बनाओ, जो कि वो खुद काम करे, किसके थ्रू? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में। जब भी आप कोई चीजों को नए बनाते हो तो आपको एक एक्ट पास करना पड़ता है। ठीक है। अगर वो नेशनल लेवल पे है, देन एमएचआरडी टू बी रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसलिए अब इसका नाम क्या हो गया है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स, एमएचआरडी का क्या मतलब है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है। उसी के अंदर एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट आता था, लेकिन अब उसने कहा कि नहीं, एमएचआरडी को पूरा कन्वर्ट करके आप एमओई लेके आओ। और अभी अभी क्या हो गया, अब वापस इसका नाम एमओई हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट एम टू यूनिवर्सलाइज द प्री प्राइमरी एजुकेशन बाय 2025।
ऐसे होता है जब छुट्टी वाले दिन ये लोग होते हैं ना घर पे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, इट एम टू यूनिवर्सलाइज द प्री प्राइमरी एजुकेशन बाय 2025 एंड प्रोवाइड फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरिक फॉर ऑल द 2025। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स को लेके आ रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन को लेके आ रहे हैं। इसलिए हमारा क्या टारगेट है कि हमारा 100% है कि हम 2025 तक लेके आ जाए। ठीक है, आप एक ये एक सेकेंड, बुक है ना आपके पास? बुक में एक नई यस मैम। एनईपी दिया हुआ है, बुक पेज खोलो वो वाला, एनईपी वाला। 10.19। हाँ एक सेकंड ना। 100% है, 100% है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी एजुकेशन का 100% बाय 2030, है ना? हम्म। है ना? ठीक है, आप एक काम एक ये कर सकते हो, ओल्ड और न्यू में मैं आपको थोड़ा डिफरेंस दिखा, ये लाइन कंप्लीट करते तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि एक अपेक्स बॉडी बनाओ, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और द नेशनल एजुकेशन कमीशन टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट विल बी द चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा एक ऐसी अपेक्स बॉडी बनाओ जिसका नाम होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसमें कौन चेयर्ड पर्सन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, अब एक छोटे से नोट में ना आप ओल्ड पॉलिसी क्या थी और न्यू पॉलिसी थी क्या थी उसमें डिफरेंस देख लो। पहले क्या था, 10+2। ठीक है, हम्म। नई में क्या आया, 5+3+3+4। हम्म। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपको कुछ ही सब्जेक्ट्स होते थे, आर्ट होता था, साइंस होता था, कॉमर्स होता था, सारी चीजें होती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। पहले क्या होता था, एक टाइम एग्जाम होता था, लेकिन अभी की नई की पॉलिसी में क्या हो गया है कि अगर बंदा एक बार, अगर जैसे सपोज करो कि आपका आपने एग्जाम दिया पूरे सब्जेक्ट्स का, और पूरे सब्जेक्ट्स में आपको ऐसा लग, जैसे मान लो आप 11th 12th है, ठीक है, तो 12th की परसेंटेज के बेस पे कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते हैं। अगर आपके 80% नहीं है, 90 नहीं है, तो आपकी जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी बच्चे के परसेंटेज कम आ रहे हैं तो वो दोबारा भी एग्जाम दे सकता है, और जिसमें उसके ज्यादा परसेंटेज आएंगे उसको हम कंसिडर करेंगे। ये क्या है, ये हमारी नई पॉलिसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, और पुरानी में क्या होता था कि आपका वन टाइम ही एग्जाम है, हाँ अगर आपकी फेल हो गए हो आप एक बार एग्जाम में तो आप उस सब्जेक्ट के दोबारा एग्जाम दे सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि अपने परसेंटेज को इम्प्रूव करने में आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। अब ये क्वेश्चन देखो, अदर नेम क्या है कोठारी कमीशन का, कोठारी कौन है, कोठारी कमीशन का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये है ना? हम्म। हम्म। कहाँ है कोठारी, ये है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कोठारी कमीशन। हाँ, इंडियन एजुकेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे अगर मैं डिफरेंस देखूं इसका, तो ये है मेन डिफरेंस जो अभी नई वाली आई है, इसको सेग्रीगेट कर दिया गया है। ठीक है, ये फाउंडेशनल कोर्स कहलाएगा कहाँ तक, 2 इयर्स, और ये आंगनवाड़ी वाले जो बच्चे होते हैं उनको 3 इयर्स के लिए। ठीक है, फिर 6 से लेकर के 16 साल तक के बच्चे जो हैं वो आपके कहाँ पे क्या क्या आएंगे, प्रिपरेटरी स्टेज आ जाएगी, यानी क्लास 3 से क्लास 5 तक आ जाएगी। फिर यहीं पे आपकी क्या मतलब, इसमें 10 साल के एज, 10 साल तक कवर हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, 6 to 16, 10 साल हो गए, जिसमें आपके कहाँ 8th तक का बच्चे आ गए। तो ये क्या हो गया, एक प्रिपरेटरी स्टेज हो गई। पहले फाउंडेशन हुई जो हम 2 इयर्स में फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास हो जाती है, जिसमें हमारे 6 से 8 साल तक के बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें हमारे थर्ड से प्रिपरेटरी स्टेज आ रही है, क्लास 3 से क्लास 5 तक। देन उसके बाद
क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक, तो ये मिडिल मानी जाती है और फिर ये सेकेंडरी मानी जाती है। तो 10+2 का हो गया था पहले, और अब क्या है 5+3+3+4। तो सेग्रीगेशन पता चल गया कि 5 आपका फाउंडेशन कहलाएगा, 3 आपका प्रिपरेटरी कहलाएगी, देन नेक्स्ट 3 आपका मिडिल कहलाएगी, और नेक्स्ट 4 जो है वो आपका सेकेंडरी कहलाएगा। ठीक है। अब मेजर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है इसमें, कि इसमें सबसे पहले डिफरेंस एक डिफरेंस तो ये था कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट है वो हमारा प्राइमरी एजुकेशन तक हमें कितना लेके आना है, 100% लेके आना है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन का 100% लेके आना है बाय 2030 तक। ठीक है, 30 तक है ना। फिर वहीं पे क्या कह रहा है कि हमें 50% लेके आना है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035 तक। इसीलिए वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए गए ताकि प्राइमरी सेक्शन तक अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है पढ़ाई में, तो वो अपने आप को मोल्ड कर दे वोकेशनल एजुकेशन में। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन में अगर वो मोल्ड करेगा तो उनका जो प्राइमरी एजुकेशन का जो टारगेट है ग्रॉस एनरोलमेंट 100%, वो कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में कितना बढ़ाने के लिए कहा है, 50% बाय 2035 तक। ठीक है, जिसमें कहा गया था 3.5 करोड़ नई सीट्स आएंगी। और एक चीज इसमें ये चेंज किया गया है नई पॉलिसी में, कि जैसे सपोज करो कि आप एग्जाम दे रहे हो, मान लो आपने थ्री थ्री इयर्स की आपके डिग्री कोर्स है, आपने 1 ईयर का दिया, एनी हाउ आपका कुछ कंडीशंस ऐसी होगी आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, फिर आप क्या करते थे, जब आप 2 साल भरने जाते थे तो आपको शुरू से चीजें करनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जैसे आपने 1 ईयर कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपने जब सेकेंड ईयर कंप्लीट किया तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगी या डिप्लोमा मिल जाएगा। और फिर जब आपने पूरा 3 साल कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी। यानी अगर किसी भी रीजन की वजह से आपने कोई चीजें छोड़ दी मान लें बीच में, तो आपने 1 साल उसको कंप्लीट किया तो उसका एक सर्टिफिकेट लेवल मिलेगा, देन सेकंड में आपको डिप्लोमा लेवल मिलेगा, और थर्ड में आपको डिग्री लेवल मिलेगा। ठीक है, कि पहले क्या होता था कि 1 साल आपने एग्जाम दिया और अगर किसी रीजन से आप नहीं कंटिन्यू कर पाए, मान लो आप 2 साल बाद आप फिर सोचे कि आप फिर से ग्रेजुएशन करो, तो आपको शुरू से करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, जब आप अगर 2 साल के बाद अगर किसी रीजन से नहीं कर पाते हो तो उन 1 ईयर की कंप्लीट करने पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर्टिकुलर कोर्स में। और जब आप 2 साल बाद या 3 साल बाद जब आप उसको कंटिन्यू करने जाओगे तो आपको वो सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड रहेगा, और आगे आप 2 साल उसमें और कंटिन्यू करके डिग्री ले सकते हो। ठीक है, ये इसमें था। और एक एबीसी आया गया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट जो होते हैं क्या था, कि आपके सारे के सारे क्रेडिट जो है वो जुड़ते जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या इसमें है, इसमें कई सारे, जैसे बीएड जो था वो 1 ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर में बैचलर डिग्री हो गई, एंड थर्ड ईयर में डायरेक्टली, मतलब इसमें ये था कि अगर जैसे सपोज करो एक बीएड में चेंजेस लेके आए, पहले क्या था कि आपका बीएड, आप ग्रेजुएट हो कुछ भी हो, आपको बीएड पूरा 2 साल तक करना ही है। ठीक है, अब अगर जैसे डायरेक्ट 12 के बाद अगर आप बीएड करना चाहते हो तो वो 4 साल का हो जाएगा। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो वो 2 साल का हो जाएगा, और अगर आप बीए की डिग्री है तो वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा आपका। मतलब आपके एमए की डिग्री है तो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मतलब कि पहले क्या होता था, देखो अभी जैसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कुछ भी कंप्लीट किया, आपका बीएड जो है वो नॉर्मल आपको 3 साल लगने, 3 साल है 2 साल है, दो 3 ईयर्स है, 2 साल है। साल ठीक है, 2 साल है, ये है। चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे कुछ भी हो, पहली बात तो ये कि आप 12th के बाद डायरेक्टली बीएड नहीं कर सकते हो। लेकिन अब जो नई एनईपी आई है उसमें ये कहा है कि अगर 12th के बाद आप डायरेक्ट बीएड करना चाहते हो तो वो बीएड की जो डिग्री होगी वो 4 साल की होगी। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन के तुरंत बाद करना, मतलब ग्रेजुएशन की बात करना चाहते हो तो वो बीएड की डिग्री जो है वो 2 साल की होगी। ठीक है, और अगर आप मास्टर्स के साथ करना चाह रहे हो तो वो आपकी 1 ईयर की होगी। अगर आप मास्टर हो और आप डिग्री बीएड करना चाह रहे हो तो वो 1 ईयर की होगी। ग्रेजुएट हो और डिग्री लेना बीएड करना चाह रहे हो तो 2 साल की, और डायरेक्ट 12th के बाद आपकी 4 साल की। ठीक है, लेकिन पहले की जो हमारी ये एजुकेशन था उसमें ऐसा नहीं सिस्टम था। ठीक है, तो मेजर चेंजेस क्या क्या आए हैं एजुकेशन में, कि कुछ नई नई रिकमेंडेशंस आई हैं जिसमें हमारा 5+3+3+4 का रेशियो आ गया है, जिसमें हमने कहा है एबीसी खोलना है, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रखना है, कि जिसमें आपके सारे क्रेडिट जुड़ते जाएंगे। जो डिजी लॉकर है वो क्या है, जैसे बैंक में हम हमारे काम रखते जाते हैं, जैसे सपोज करो कि आपको जैसे किसी भी कोर्स करना है। ठीक है,
जैसे आपने आपके पास एक कोर्स आ गए, जैसे आपने कॉमर्स लिया, ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट लिया, इकोनॉमिक्स लिया, एक एग्जांपल समझा रही हूँ, ठीक है। अब सपोज करो कि इसमें आपके 5 क्रेडिट हैं, टोटल आपको एग्जाम में 20 क्रेडिट का, ठीक है। ये एग्जाम ये है आपके 5 क्रेडिट का, ये 10 क्रेडिट का है, और ये 5 क्रेडिट का है, ठीक है। टोटल आपके इस तरीके से एग्जाम है, और आपको एग्जाम में पास होने के लिए टोटल आपको कितने चाहिए, 10 10 क्रेडिट चाहिए, ठीक है। 10 क्रेडिट चाहिए। अगर आपका ये इसमें से 4 आ जाते हैं, इसमें से 4 आ जाते हैं, 4 आ गए, 4 आ गए, और बाकी जो 6 इसमें आ गए, आपके 8 हो गए, 2 इसमें आ गए, तो वो आपके 10 क्रेडिट की मार्क्स जो है वो फुलफिल हो जाती है। तो यानी जितने भी आपके क्रेडिट्स हैं वो उसमें जुड़ते जाते हैं। और जैसे सपोज करो, इसमें एक चीज और है कि जैसे सपोज करो कि आप एक जगह पे एजुकेशन ले रहे हो, आप बैचलर हो, और आपका वो बैचलर की पूरी डिग्री जो है वो कितने, उसमें आपको 50 क्रेडिट्स लेना है, तभी आप पासिंग कैटेगरी में आओगे, ठीक है। लेकिन आपने मान लो आप अभी वेस्ट बंगाल में हो, वेस्ट बंगाल में आपने फर्स्ट ईयर किया, और फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि आपने वहां पे 20 क्रेडिट ले लिए, क्या? ठीक है, क्यों? अच्छा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ आपने, आपने जैसे वेस्ट बंगाल में आपने वहां पे 20 क्रेडिट्स हुए थे, ये 20 क्रेडिट्स ने है आपके अगले उसके लिए ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। आप अगर कहीं और गए, मान लो आप दिल्ली आ गए, तो दिल्ली में क्या किया आपको, आपको यहाँ 20 क्रेडिट्स मिल गए, तो अगला जो एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन पास करने के लिए आपको सिर्फ 30 क्रेडिट्स पे काम करना पड़ेगा। यानी ये वाले 20 क्रेडिट्स आपके काउंट होंगे उसके अंदर, ठीक है। आपको सिर्फ 30 क्रेडिट्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ आया। हम्म, और एक बार ना आप थोड़ा सा उसको गो थ्रू भी करना, तो मेजर मेजर चीजें यही है कि हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट, हमारा प्राइमरी एजुकेशन का 100% करना है बाय 2030, 2035 तक हमें ग्रॉस एनरोलमेंट करना हायर एजुकेशन में, 2035 तक। एबीसी खोल दिया गया है, बीएड की डिग्री में चेंजेस आ गए हैं। हमारा एमफिल एमफिल एक सेकेंड,
हम्म। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको बेसिक क्या था हमारी नई एनईपी में? एबीसी इंक्लूड किया गया था, एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया था। जो हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है वो 5+3+3+4 कर दिया है। ठीक है। और जो बीएड की डिग्री है इसमें एबीसी क्रेडिट बना दिया गया है। जो बीएड की डिग्री है वो आपका अगर 12th के बाद करने की परमिशन दे दी गई है। ठीक है। और मेजर क्या था? बस यही सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है। और और क्या था? और क्या है? यही है आई थिंक, है ना? यही है ना? ठीक है। हम्म, एक बार आप गो थ्रू भी हो जाना, बाकी तो यही है। ठीक है। चक्कर पे लेके जाना। अब उसकी क्लास टीचर का फोन था, बड़े वाले की। उनके स्कूल में भी अब वो कंपल्शन हो गया है ना। जैसे हमारा डिजी लॉकर सिस्टम था, ऐसे स्कूल्स में भी एक लॉकिंग सिस्टम हो गया है, जो सारे क्रेडिट्स उसमें जाएंगे। तो उसके लिए वो उनका फोन था कि आपने डॉक्यूमेंट गलत भेजे। चलो। ठीक। अब हमारा आता है ओरिएंटल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। ठीक है। आज जो पॉलिसी, जो भी हमारी जो कमिटीज वगैरह है ना, उनको आप थोड़ा सा एक बार पढ़ना और वन पॉइंटर उसके साइड में, जैसे आपने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिखी और एरो करके ना आप पॉइंटर लिख लोगे, तो आपको ना लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। हम्म, तो वो 2-3 बार अच्छे करोगे तो वो चीजें आपकी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें से ना क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन अब हमारा था ओरिएंटल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स। इंट्रोडक्शन अवर लर्निंग सिस्टम हैज Our learning system has always remained incredibly diverse with fertile examination and syllabus-oriented studies pattern. In such a situation, students are distracted from the knowledge acquirement and compete more than the unproductive manners. अब अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारा क्या, हम लोग मेन किस पे जा रहे हैं? हमारा मेन जो एजुकेशन का पैटर्न है क्या हो रहा है? सिलेबस ओरिएंटेड हो गया है। ठीक है। सिलेबस ओरिएंटेड होने की वजह से क्या हो रहा है कि जिस बच्चे का जिस चीज में ज्यादा ध्यान है, तो वो वहां पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम बीइंग ए पेरेंट, हम भी बच्चों को क्या कह रहे हैं? नहीं पढ़ाई करो एग्जाम है, नहीं पढ़ाई करो एग्जाम है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ओरिएंटल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स लेके आए, और वो ये क्या कह रहा है? 10 इंजीनियर्स नो वेरी लिटिल अबाउट इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स नो लिटिल अबाउट द मेडिसिन, एंड व्हाट मोर टू से टीचर्स नो नथिंग बियॉन्ड द सिलेबस। बिकॉज कि हमारा जो सारी के सारा जो एजुकेशन पैटर्न है वो सिर्फ एग्जामिनेशन सिलेबस ओरिएंटेड हो गया है। इसकी वजह से एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग की ज्यादा चीजें पता नहीं है, डॉक्टर को सिर्फ मेडिकल कम पता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं पता ज्यादा। वहीं टीचर सिर्फ उतना ही पढ़ा सकते हैं जितना उनका सिलेबस का है। ठीक है। इन दिस कंडीशन इट इज इम्पेरेटिव दैट वी अपग्रेड द सिस्टम टू ए डिफरेंट लेवल टू इंक्लूड डाइवर्सिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली empower student to face any sort of problems and improve the standard। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि भाई सिर्फ हमारा जो एजुकेशन है वो सिलेबस ओरिएंटेड ना हो करके उसके बियॉन्ड भी जाए, इसको ध्यान में रखते हुए फिर हम लेके आए हैं ओरिएंटल लर्निंग। अब ओरिएंटल लर्निंग क्या होता है? ओरिएंटल लर्निंग इज द एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी दैट कलेक्ट्स नियर द
तो ओरिएंटल लर्निंग क्या है? ओरिएंटल लर्निंग इज द एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी दैट कलेक्ट्स नियर ईस्टर्न एंड फार ईस्टर्न सोसाइटीज एंड कल्चर, language and people, history and archaeological together. Now the question arises, why it is this important? How is this important? To answer such question, we need to go into the in-depth of the Oriental learning. Nowadays, modern society is all about the competition, and these competition lead to a situation in which only the top class excel. In such a case, knowledge in every aspect and a multi-dimensional approach of the problem solving ensure this. ठीक है? अब क्या सिस्टम हो गया है कि भाई ओरिएंटल लर्निंग आई क्यों? ठीक है, ओरिएंटल लर्निंग क्यों आई? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस जो हो रहा है एकेडमिक पार्ट हो गया है, ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है कि हम सिलेबस को कंप्लीट करें। अपार्ट फ्रॉम हम ये नहीं दिखा रहे कि प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे इस चीज की अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब उसको लाने के लिए हमने क्या किया है, ओरिएंटल लर्निंग डज एग्जैक्टली दिस। Thus, consider the example of language. Chinese is now a worldwide important language. Knowing it not only improves your chances, it can increase your opportunity in the business world due to its advancement in every corner. ठीक है, तो इसमें मतलब ओरिएंटल लर्निंग मीन्स कि आप अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन, आप चीजों को लर्न कर रहे हो। जैसे अगर आप देखो, अगर आप चाइनीज लैंग्वेज सीखने के लिए जा रहे हो तो चाइनीज के लिए कोई डिग्री नहीं है। अगर आप कोई डिग्री नहीं भी करते हो, अगर आप 1 या 2 महीने का आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हो, और आजकल जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं उसमें आपने क्लासेस अटेंड करी, कहीं कहीं पे आपको एग्जामिनेशन भी नहीं होते, ठीक है, तो वो हमें क्या हुआ कि अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप कहीं पे भी किसी भी ऐसी कंट्री में जाते हो जहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज की जरूरत है, तो वो आपको क्या कर रहा है कि आपको अपने एडवांसमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो ओरिएंटल लर्निंग क्यों आई मेन? क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, हमारा जो स्टडी पैटर्न है, वो क्या हो गया, सिलेबस कंप्लीट करो, एग्जामिनेशन जाओ, कंपटीशन की तैयारी करो, यहीं तक रह गया। उन चीजों के आगे क्या हो रहा है कि बच्चे सिर्फ एक किताबी कीड़ा बन रहे हैं और चीजों को नहीं सीख रहे हैं। तो ओरिएंटल लर्निंग में हम क्या करा रहे हैं कि उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जिसके लिए कोई एग्जाम नहीं हो, जिसके लिए कोई पैटर्न फॉलो ना करना पड़े, और वो उनके इंटरेस्ट की चीजें हो, और वो उनके स्किल को और उनके नॉलेज को एनहांस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। ठीक है, समझ आया ओरिएंटल लर्निंग क्या है? When researchers are analyzed, we see that learning is not just about physics, chemistry, mathematics. It's understanding many things more valuable than the read and the study stuff we do at school. तो वो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च में आप सिर्फ वो नहीं करते हो कि आपने जो फिजिक्स में पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा, मैथमेटिक्स में, आप उसके बियॉन्ड चीजें जा करके वही करते हो। ठीक है, तो ओरिएंटल लर्निंग इज जस्ट बेस्ड कि आपके चीजों को एनहांस करे। तो ओरिएंटल लर्निंग क्या कर रही है, सपोर्ट दिस अंडरस्टैंडिंग and getting to know about history, the past, the present, and the future. Understanding it and putting it to use in practical cases, examining everything in detail, having the will to correct your mistake, accepting the mistake, and have a presence of mind. All this is important to the society, for the individual, for everyone. The different culture that comes from under Oriental learning embraces diversity and thus inculcate values in human minds. And this is imperative for the present generation, and this improvisation happens with incorporating differences. यानी ओरिएंटल लर्निंग का मतलब क्या हो रहा है कि वो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही है, आपको किसी भी चीज के बारे में इन डेप्थ स्टडी करा रही है, आपको एक ऑप्शन दे रही है कि अगर कोई चीज आपकी मिस्टेक हो गई है तो आप उसको इम्प्रूवमेंट करो, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे काम करे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं है, इसमें कोई सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है, इसमें कोई मार्क्स ओरिएंटेड नहीं है। वॉट एवर यू आर लर्निंग, जस्ट यू आर लर्निंग फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर लर्निंग पर्पस। ठीक है, तो ये होती है हमारी ओरिएंटल लर्निंग, जिसमें हम इन डेप्थ चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है कन्वेंशन लर्निंग। कन्वेंशन लर्निंग क्या होता है? ऑल्सो नोन एज एडवांस लर्निंग। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मगिंग अप कॉन्सेप्ट्स, formulas and notes and then vomiting it in the exam. Compared to the Oriental learning, it is more focused on gaining exams and getting rank based on these exams. तो हम ये कह सकते हैं कन्वेंशन लर्निंग क्या होगी, इज इक्वल टू मॉडर्न लर्निंग। इस समय हमारा क्या है, अगर आपके मार्क्स यूजीसी नेट में कम आते हैं तो आप चाहे कितने भी नॉलेजेबल हो, आप कितने भी अच्छे पढ़ा पा रहे हो, लेकिन चूंकि यू आर नॉट फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट एज इन अ मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन या तो इधर या तो इधर होता है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि कन्वेंशन लर्निंग जो होती है वो आज की कन्वेंशन लर्निंग है, मतलब आज का मॉडर्न कल्चर है।
ठीक है। और ओरिएंटल को मैं कह सकती हूँ कि जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म में होता था, जो हमारा गुरुकुल गुरुकुल टाइम में हुआ करता था, वो हमारी ओरिएंटल लर्निंग हो जाती थी, क्योंकि वहां पे हम क्या करते थे, हम एग्जाम और सिलेबस के बियॉन्ड जाकर के चीजों को सिखाया करते थे। ठीक है। और कन्वेंशनल में क्या हो गया कि एडवांस लर्निंग हो गई है, आप पढ़ो, फॉर्मूला याद करो, कॉन्सेप्ट याद करो, नोट्स बनाओ और एग्जाम में जाके उल्टी कर दो। ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ लर्निंग जस्ट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अब देखो, सपोज करो एक टॉपर बच्चा है, ठीक है, उसने हर जगह टॉप किया टॉप किया टॉप किया, लेकिन पता चला कि जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब उसके पास कोई प्रॉब्लम आई तो ही इज अफ्रेड और ही इज नर्वस। क्यों? क्योंकि उसने की अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई है, रेक्टाफिकेशन करो, ये करो, वो करो। आजकल तो चलो फिर भी चीजों का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन अगर आप हमारे पहले की जनरेशन पर क्योंकि जो नई एनईपी आई है ना, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग का इसीलिए फोकस किया गया है कि हमारे इंडियंस के पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिमाग है, क्योंकि हम यहाँ से जाके यूएस सेटल करते हैं और अपने दिमाग को देते हैं और वो लोग हमारे दिमाग को यूज करते हैं। ठीक है। तो अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग्स आ गई हैं, वोकेशनल कोर्सेज आ गए हैं, नई नई एडवांसमेंट चीजें आ गई, लेकिन पहले इतना नहीं था। अब अपने टाइम की चीजों को याद करो और अब की चीजों का टाइम को याद करो, कितना डिफरेंस हो गया चीजों के। ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि आप हमारे को क्या करना है कि बच्चों को एक इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि न सिर्फ वो एजुकेशन, मतलब उनका फोकस, ठीक है, उनको नॉलेज होना चाहिए, वो एजुकेटेड होनी चाहिए, बट उनका फोकस ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रट्टाफिकेशन करा और उसका मतलब नहीं समझा, उसको मतलब भी समझ में नहीं आया, उससे मार्क्स अच्छे ले जाते। ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। उन्हें हमें उनको लाइफ में आने वाले चैलेंजेस कैसे फेस करने उनके बारे में भी सिखाना है। वही हमारा गुरुकुल सिस्टम में होता था, वही हमारे ट्रेडिशनल लर्निंग होती थी, वही हमारे ओरिएंटल लर्निंग होती थी। कन्वेंशनल तो जो आज की हो गई है। ठीक है। The output will be useless, theories mugged up, and quality of learning will sink. This situation can put in danger the quality of students coming out of the college. This system do not give importance to the other activities students are supposed to be in: assignments, internal exam, external exams, internal evaluation, of course, etc. ठीक है। स्टूडेंट their पर्सनल लाइफ, ये पढ़ाने की जरूरत है पूरा डिटेल? नहीं मैम, ठीक है। ठीक है ना। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कन्वेंशनल और इसमें? एक मिनट, मैंने यहाँ पे ना लिखा दिया। ठीक है। वो एक एग्जाम्पल्स वे में है जो मैंने आपको वर्बली भी समझा। अब बेसिक देखो, इसके अंदर बेसिक क्या है? नो ई लर्निंग। ठीक है। कन्वेंशनल में क्या है? नो ई लर्निंग, मतलब किताबी कीड़ा नहीं बनाना हमें। यहाँ पे क्या है? ई लर्निंग इनकॉर्पोरेट्स एंड इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या? स्टूडेंट डील्स विद डे टू डे प्रॉब्लम एंड हेंस हैव ए क्लियर कट आइडिया एज व्हाट टू डू इन द फ्यूचर। यहाँ पे क्या है? find it difficult to follow their passion because of the exam, because of the marks, because of the pressure. Promises in life with a vision. यहाँ पे क्या? Scoring in every exam make it difficult to maintain a balance with personal and the study life. ठीक है। Students are not tiring and students get the essence of it. Students are totally about the exams. It is made sure that the concepts are clearly understood. Semester-wise studies are making studying easier. Deal with much simpler system, complex in every way. क्योंकि मार्क्स हो गए, ग्रेडिंग सिस्टम हो गए, ये चीपर है, ये कॉस्टलियर है। मोर इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, लेस इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है। द टीचर डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल टेक्निकल नॉलेज। यहाँ पे स्पेशल नॉलेज चाहिए अगर आपको ई लर्निंग करानी है तो, कन्वेंशनल फोकस करना है तो। देन पुट नो स्ट्रेन ऑन द आईज ऑफ द स्टूडेंट, पुट स्ट्रेन ऑन द आईज ऑफ द स्टूडेंट। तो सिंपल सिंपल याद करो, आज का टाइम क्या हो रहा है मॉडर्न एजुकेशन में, हम एग्जाम में दे रहे हैं। स्कूल में भी क्या होता है, जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं उसके लिए बोला जाता है। ठीक है। मार्क्स अच्छे आते हैं, मेरा बेटे के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, बट वो क्लास में थोड़ी बातें ज्यादा करता है, तो हमेशा मुझे पीटीएम में एक ही कंप्लेन आती है,
they never say, when I ask ma'am what about his academic part, academic तो we don't have any problem, but class में बहुत बातें करता है। और यही बच्चा अगर मेरा चुप हो जाए तो वहां पे भी कंप्लेन आती है कि ये तो इंटरेक्ट ही नहीं करता, ही नेवर गिव मी द आंसर ऑफ एनीथिंग। बिकॉज जब ये नर्सरी और केजी में था ना, जब मेरा बड़ा वाला, तो मेरे पास हर पीटीए में ये बात आती थी कि मैम ये समझता तो सब है, बट वेन एवर आई एम आस्किंग ही नॉट रिस्पॉन्डिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट में जब वो रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तो फिर कंप्लेन आई कि मैम ही इज टॉकिंग टू मच इन द क्लास। मैम यू, फिर मैंने बोला मैम यू हैव ए प्रॉब्लम दैट ही डजंट टॉक, ही डजंट रिस्पॉन्ड, नाउ ही इज रिस्पॉन्डिंग, स्टिल यू हैव द प्रॉब्लम। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आजकल चीजें क्या हो रही है, कन्वेंशनल हो रही है। अगर बच्चा ज्यादा सोशल है तो हम कहते हैं ज्यादा सोशल नहीं होना, लोगों पे भरोसा नहीं करना। ठीक है। अगर बच्चा सोशल नहीं हो रहा है तो वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो कितनी डिफिकल्टीज हो गई है चीजों को मैनेज करने में। इवन टीचर्स को भी, आज के टीचर्स को देखो, डिजिटली चीजें आनी चाहिए। आज दिल्ली के हर स्कूलों में प्रोजेक्टर लग चुके हैं, डिजिटल आपका बोर्ड लग चुका है। तो जो टीचर पहले से हैं, पहले 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको ये सब चीजें करने में डिफिकल्टी तो आती है। क्योंकि चॉक एंड टॉक सिस्टम तो एनीहाउ बहुत अच्छा ही था, और जो उस सिस्टम से पढ़ा उसको तो वही अच्छा लगेगा। तो कन्वेंशनल एजुकेशन और लर्निंग सिस्टम आज का सिस्टम समझ लो, और ओरिएंटल को गुरुकुल टाइम का समझ लो। क्योंकि वहां पे क्या होता था, मजे से ना मोबाइल होते थे, ना गाने सुनने होते थे, ना टीवी होती थी। वहां पे क्या होता था, आप गाय भैंस चराते थे, भिक्षाएं मांगने जाते थे, अपने गुरु की सेवा करते थे, उनकी काम करते थे, तो आपको सारे काम करने की आदत थी। कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो उसको हैंडल करना आता था। यहाँ पे क्या है, हमारे बच्चे एक मांगते हैं, हम 10 चीजें बना के देते हैं। वहां पे क्या होता था, एक दिन भिक्षा नहीं मिलती थी तो खाना खाने का ऑप्शन नहीं होता था। तो एनिया मैम वो उसको तो, हाँ, अच्छा था, वो टाइम ही एक तरफ वो से टाइम अच्छा अच्छा था। था। वो देखो हाँ, जितनी मोबाइल टेक्नोलॉजी मोबाइल और सोशल मीडिया वगैरह नहीं था। अब नहीं था, जितना एडवांस हो रहा है उतना हम उतनी तरफ ना खींचे जा रहे हैं। वो तो और जा ही रहे। नहीं होंगे तो वो बोलते हैं कि बच्चा स्मार्ट नहीं है। वही एक अच्छा है। दोनों का कर दिए। अब इसको ना कागज को रंग कर दूंगी। ठीक है। देखो जितना ज्यादा, अब जैसे मैं अपने बेटे की बात बता रही हूँ, वो घर आता है, जैसे एक्चुअली क्या हुआ, मैंने उसको फोन दिया नहीं था। हमारा ना एक फोन खराब हो गया था, तो हमने क्या किया कि एक नया फोन लिया, और जो फोन खराब था उसमें साउंड वगैरह नहीं आता था, तो जस्ट हमने उसमें ना अपनी वो सिम डाल दी जो हमारे बैंक में है, क्योंकि उस सिम को मैं ऐसे डिस्ट्रॉय अभी कर नहीं सकती। तो चलो वो घर में होता था तो हम उसको बोलते थे कि भाई अकेले हो तो फोन करके बात कर लेना है, जो भी है। ऐसे करते करते उसने कहा ये मेरा फोन बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि इन्होंने, बच्चों ने ना आपस में एक ग्रुप बना करके रात को, रोज रात को खेलना शुरू कर दिया। खेलने बैठे, ऑनलाइन गेम शुरू कर दी। जब मैंने देखा इसका एडिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैंने इसको कई बार समझाया, मैंने कहा बेटा मुझे इस कंडीशन में मत लाओ कि मैं मोबाइल छीन के आपका अपने पास रख लूँ। वो माना नहीं। एक दिन, 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, मैंने उसको मोबाइल दिया नहीं है। उसके बाद जब वो स्कूल से घर आया ना, तो थोड़ी देर तो उसने सोचा चलो ठीक है मैनेज हो गया। लेकिन इवनिंग आते थे, जब उसकी पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो गई ना, उसको लगा क्या करूं, मम्मा प्लीज मुझे मोबाइल दे दो ना। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, तो ही वाज जस्ट लाइक क्राइंग। वो रोने लग गया। मैं कहा मोबाइल के लिए आप रो रहे हो? तो जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में हम एडवांसमेंट कर रहे हैं ना, उतना हम हमारे बच्चों की चीजों में डिटोरेशन कर रहे हैं। देखो गूगल में आपका जो माइक वाला ऑप्शन आ गया है कि हम माइक में बोलते हैं गूगल ये सर्च करो, इससे बच्चों की टाइपिंग स्किल, बच्चों की स्पेलिंग वाली प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अब हम लोग क्या है, स्पेलिंग्स अपने आप टाइप करते हैं, तो हमें पता है कि स्पेलिंग्स क्या है। बच्चे उठाए, माइक ऑन किया, ये बता दो ये स्कूल कहाँ है, ये कहाँ है। तो जितना हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, लेकिन वही हमारे जो बाकी पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, हम डिटोरिएट होते जा रहे हैं। नेक प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, आजकल के 3-3 साल के बच्चों को चश्मा लगा है। हाउ डिफिकल्ट इट इज। मतलब मेरे को तो जैसे बहुत बहुत माइन्यूट वाला होता है वो नहीं, वो प्रॉब्लम होती है, मैं वो भी नहीं कंफर्टेबल फील करती हूँ लगाना।
क्योंकि मुझे आदत नहीं, मुझे लगता नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं मैं नहीं लगा पाती हूँ। कितना डिफिकल्ट हो गई ये चीजें। तो पहले अलग चीज होती थी, पहले क्या होता था, हम प्रैक्टिकली लाइफ में ज्यादा काम करते थे। आजकल क्या हाँ है, थ्योरेटिकल में हम ज्यादा काम करें, अरे जिसके मार्क्स अच्छे हैं, जिसने टॉप किया वो टॉपर ना। अब ये हो गया कि भाई जिसने टॉप किया हो सकता है वो बहुत ज्यादा मतलब किसी और कंपनी में काम करा, लेकिन जिसने टॉप नहीं किया उसने अपने माइंड स्किल से चीजों को और डेवलप कर लिया। हम्म, तो इसीलिए एनईपी में चेंज आने लगा कि नहीं, अब वोकेशनल चीजों पे ध्यान दो। उस समय क्या होता था, अगर गुरुकुल टाइम में अगर गुरु भिक्षा में एक अंगूठा भी मांग लेता था तो गुरु शिष्य दे देता था कि अपना अंगूठा काट के दे देना, ठीक है। हम्म, लेकिन आज के दिन में मांग के देखो, हत्यारा कह के उसको अंदर बंद कर देंगे, है ना। हम्म, पहले के गुरु लोग जो छड़ियों से मार भी देते थे। आज के गुरु, आज के तो कंप्लेन हो जाती है, एफआईआर हो जाती है। स्कूल में बिल्कुल बैन है, टीचर कैन नॉट टच एनी स्टूडेंट, बिल्कुल स्ट्रिक्टली नॉट परमिटेड है। इस तरीके से हो गया है, नहीं तो पहले हमने तो मारे खाई है स्कूलों में। तो इसीलिए तो प्रैक्टिकल लाइफ में पहले ओरिएंटल लर्निंग जो थी, वी आर फोकसिंग मोर ऑन द प्रैक्टिकल लाइफ। वी आर स्पिरिचुअलिटी भी सिखाते थे। आज के बच्चे देखो, कितने भी बड़े बच्चे हो गए हैं, आप क्या मतलब कभी क्या पूजा पाठ करते हैं, कभी मंदिरों को बिलीव करते हैं, नहीं करते ना। आपकी जनरेशन तक के फिर भी करेंगे, लेकिन अब मेरी जनरेशन जो मेरे बच्चे हैं उसमें सिखाना पड़ेगा मुझे, नहीं करते। लेकिन बचपन में हम लोग चीजें जानते थे। हम्म, तो वो बहुत डिफरेंस हो गई ये चीजें। तो आपको बेसिक समझ में आया कि गुरुकुल लर्निंग और ओरिएंटल लर्निंग में क्या डिफरेंस है, हम्म, ठीक है। मतलब ओरिएंटल और कन्वेंशनल में क्या क्या डिफरेंस है। कन्वेंशनल इज इक्वल टू योर मॉडर्न एजुकेशन, present time, ओरिएंटल इज इक्वल टू योर ट्रेडिशनल यानी गुरुकुल सिस्टम, good, ठीक है। अब हमारा एक दूसरा सिस्टम आता है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल लर्निंग इज इक्वल टू नॉन ट्रेडिशनल। Non-traditional learning deal with the creative way of learning things. Things are very different. Normal, labyrinth. It derivates from the glitch, doctor, engineer path and pave way for new and modern choice. Choice it even new avenues and opportunities, pointing to more creative, better choice and making the most out of it. It's totally necessary to understand the choice before selecting it. But a proper choice can build a new empire, new atmosphere, and a path not taken often, thus be a new path taken. Carpet technology, ethical hacking, etc. Some of these. Okay, these are the roads not often taken, but can attract more attention and can create a future. Evening courses, college preparation courses, online and independent learning are some of these. अब नॉन कन्वेंशनल क्या हो गई, मैंने आपको ओरिएंटल बताई, ओरिएंटल इज इक्वल टू योर ट्रेडिशनल और गुरुकुल सिस्टम, ठीक है। कन्वेंशनल इज इक्वल टू योर मॉडर्न एजुकेशन। नॉन कन्वेंशनल इज इक्वल टू योर स्टूडेंट सेंटर्ड, जो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, ठीक है। जिसमें कोई आपको प्रेशर नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप प्रेशर में आके कर रहे हो, वो आप क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू वांट टू डू दैट। और अगर इफ यू आर पैशनेट टू एनी पर्टिकुलर थिंग, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली आप आगे जाकर भी एक नया एटमोसफियर क्रिएट करोगे। तो जैसे इवनिंग कॉलेजेस हो गए हैं, इवनिंग कोर्सेज हो गए हैं, इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या हो रहा है कि आप अपनी इच्छा से वहां पे पढ़ने जाते हो। कई लोग सुबह स्कूल जाते हैं लेकिन इवनिंग क्लासेस में जाते हैं कुछ कोर्सेज करने, जैसे ब्यूटिशियन का कोर्सेज हो गया, कारपेट, जैसे यहाँ पे कारपेट टेक्नोलॉजी दी गई है, एथिकल हैकिंग दी गई थी, ये सब क्या है, दीज कोर्सेज आर स्टूडेंट सेंटर, दोज हु वांट। जैसे एग्जांपल, माय एल्डर सन इज गोइंग फॉर द cricket academy, that is their non conventional learning, that is his passion। तो वो क्या कर रहा है, by his passion we are giving a choice and he himself is choosing that particular path। तो definitely in elder age वो अपना एक अलग path बनाएगा, that is your non conventional learning, right। देन हमारा आता है ओपन एजुकेशन। ओपन एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ओपन एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ओपन मतलब में जैसे कि अ, वो जैसे भी करे बट पढ़े वो, इस टाइप का। ओपन इज फॉर ओपन एवरीवन, नो वन इज हाँ मतलब नो वन जैसे इज हाँ। बाउंड टू कि हु कैन सी और हु कैन नॉट सी। हम्म,
आप जैसे यूट्यूब में जितनी चीजें देखते हो, जब मर्जी हो देखो, जो पॉडकास्ट चल रहा है करो, जो मैप देखना मैप करो। दिस इज एन ओपन एजुकेशन। ठीक है, और ओपन एजुकेशन में कोई एग्जाम होता है? नहीं होता है। ठीक है, वहीं डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है? इग्नू क्या है? इग्नू हमारी डिस्टेंस ओपन एजुकेशन है। डिस्टेंस एजुकेशन भी है और ओपन एजुकेशन भी है, बट द डिफरेंस इज दैट इन इग्नू में क्या करते हैं, हमारा एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम होता है। लेकिन ओपन एजुकेशन में कोई एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो हमारा स्वयं और स्वयं प्रभा है वो क्या है? एक ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन कोर्स है, तो वो क्या है, ओपन एजुकेशन है कि नहीं है? हाँ, ठीक है, सबके लिए ही है। हाँ, सबके लिए है, कोई भी है। नो एज बार, नो कास्ट बार, नो सेक्स बार, एनीथिंग, एनीवन कैन कम एंड ज्वाइन, एंड नो नो फिक्स टाइम, नो, देयर इज नो फीस। ठीक है, तो ओपन एजुकेशन क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ एजुकेशन वेयर द एजुकेशनल मटेरियल आर मॉडिफाइड बाय द क्रिएटर एंड डिलीवर्ड टू देम डिफरेंटली। ओपन एजुकेशनल सोर्स और मटेरियल्स like representation, podcast, map and worksheet. Open education does not require the usual admissions. ठीक है, ये देखिए, इसमें कोई जरूरत नहीं है एडमिशन की, बट दे ऑफर्ड ऑनलाइन। सबसे और दूसरी बात क्या है, ये ऑनलाइन है। द बैरियर ऑफ यूजुअल एजुकेशन सिस्टम आर एलिमिनेटेड थ्रू ओपन एजुकेशन सिस्टम। कि जो लोग रेगुलर एजुकेशन सिस्टम नहीं ले एजुकेट नहीं हो सकते, वो लोग क्या कर सकते हैं, ओपन एजुकेशन से चीजों को सीख सकते हैं। In early days, before computer were developed, clubs were formed where this open education would take place. आपको अगर याद हो तो जब कंप्यूटर्स और लैपटॉप सबके घरों में नहीं था और नेट की फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी, तो हमें कोई भी चीज ये करनी थी तो हम साइबर कैफे जाते थे। हमें कोई भी फॉर्म फिल करना पड़ता था, हम साइबर कैफे जाते थे। तो वो क्या था, वो जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी वो लिमिटेड लिमिटेड अवेलेबल थी। अब क्या है, आपके हाथों में मोबाइल है। इवन जब हम लोग को ट्रेन टिकट्स करानी होती थी, फ्लाइट टिकट्स करानी होती थी, वी गो टू द साइबर कैफे। पर अब क्या है, अब आपके पास सारे ऐप हैं, आप अपने आप ही सारी चीजें करा देते हैं। इसीलिए जो साइबर कैफे का बिजनेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो नो वन नीड, इवन अब यहाँ तक कि अगर पार्सल, बड़े बड़े सामान के अलावा अगर कोई छोटी मोटी चिट्ठियां हैं और ये मनी ऑर्डर वगैरह का जो सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि फोन पे और ये सारे डिजिटल ये चीजें आ गई है। चिट्ठी क्या लिखना, आपने वॉइस नोट भेजा, व्हाट्सएप भेजा, आप यहाँ पे हो वेस्टर्न का, कोई आपका यूएस में, आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा उसको। तो वो सारी चीजें भी खत्म हो गई हैं। ठीक है, इन अर्ली डेज ये तो हो गया। ऑन ओपन एजुकेशन डील विद द लर्नर्स टू लर्न एट देयर ओन पेस एंड फ्रॉम वेयर दे वुड लाइक बाय नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ लर्निंग। तो नॉन कन्वेंशनल में क्या था, नॉन कन्वेंशनल में क्या था कि पर्सन जो होता है वो लर्न करता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो सेम ओपन एजुकेशन क्या है कि नॉन कन्वेंशनल लर्निंग को बढ़ावा, मेथड को आगे प्रमोट कर रही है कि आप जो भी चीजें करना चाहते हो आप ओपन एजुकेशन के थ्रू चीजों को कर सकते हो। तो वो आपका आ जाएगी नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ओपन एजुकेशन डील विद द लर्नर टू लर्न एट देयर ओन पेस। जब आप अपने ओन पेस पे करते हो तो ये आपका ओपन एजुकेशन हो गया, और अपनी इच्छा के अनुसार कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो ये नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ लर्निंग हो गई। ठीक है, then IGNU is an establishment that works to provide knowledge to people through open and distance education. अभी ओपन भी है कि कोई भी कहीं पे भी है वहां से कर सकता है, और ये डिस्टेंस इसलिए क्योंकि वो एक डिग्री देता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस होता है कि डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है, then distance education, this is when the student may not be physically present in a school. This is also referred to as a correspondence course. These days, it is taken as an online education system. They may be paced or self-paced, but have proven useful to candidates all across the globe. The education can spread throughout. ठीक है, अब इग्नू को क्या बनाया गया, एक डिस्टेंस एजुकेशन बनाया गया कि कोई भी कहीं पे भी है वो उसको वो वहां से ले सकता है। पहले क्या होता था कि पहले कई बार ऐसा होता था, शुरू शुरू की बात बता रही हूँ जब ये फॉर्म हुई थी, कि आपको एग्जाम देने के लिए दिल्ली आना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, बिकॉज इट्स अ डिस्टेंस, तो आप कहीं पे भी हो एग्जाम वहां के सेंटर्स पे भी दे सकते हो। डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन में ओनली डिफरेंस इज दैट कि ओपन एजुकेशन देयर इज नो एज बार, there is no qualification requirement, there is no time limit requirement, and open education give promote the non conventional method of learning.
और डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, इट्स ओपन ऑल्सो बट इट्स a distance also, but they are providing the degree over there. ठीक है, तो जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है DEC was set up by IGNOU in 1991 as a statutory body under IGNOU Act. It became operational in February 1992. Under the chairmanship of Madhav Menon, a committee was formed by the MHRD in respect of the regulation of the standard of education imparted through distance mode. ठीक है, फिर क्या हुआ 1991 में डिस्टेंस एजुकेशन बनाई गई, किस एक्ट के द्वारा, इग्नू एक्ट 1991, क्योंकि इग्नू कब फॉर्म हो गया था, 1986 में इग्नू आ गया था, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाई थी उसके अंदर हमारा आ गया था, तो उसके अंदर एक्ट बनाया गया, उसमें हमारे को एक डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बनाई गई और जो कि ऑपरेशनल हुई 1992 में, और इसमें कौन था, प्रोफेसर माधव मेनन थे। ठीक है, जिन्होंने कुछ ये देखा रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स की, जो भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन में कि नहीं हो रहे हैं। On March 12th, on 24th March 2012, the regulatory authority of distance education was transferred from IGNOU to UGC by MHRD. ठीक है, 2012 में क्या था, जो डिस्टेंस एजुकेशन की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी वो IGNOU से UGC को ट्रांसफर कर दी गई। तो अब जो भी डिस्टेंस एजुकेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन देखता है, UGC देखता है ना। UGC मैनेजेस दिस फंक्शन थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। अब UGC क्या कर रही है, इस फंक्शन को मैनेज कर रही है, किस फंक्शन को, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन को, कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को मेंटेन हो रहे हैं नहीं कर रहे, रेगुलेट कैसे करना है, ये अब मैनेज कर रही है इस फंक्शन को थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के थ्रू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। फिर इंटरनेशनल एफर्ट्स, IGNOU is offering distance education program in collaboration with UNESCO and International Institute for Capacity Building in many parts of Africa. अब क्या है कि IGNOU जो है वो हमारा इंडिया लेवल पे तो है ही डिस्टेंस एजुकेशन पे, लेकिन IGNOU क्या कर रहा है, अब यूनेस्को की कोलैबोरेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन के साथ ही अपने कोर्सेज को बाकी कंट्रीज में भी आगे प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर एक साउथ अफ्रीका का बंदा है और अगर वो इंडिया से दिल्ली के इग्नू से कोई डिस्टेंस कोर्स करना चाहता है तो वो वहां से कर सकता है। ठीक है, तो इग्नू ऑल्सो प्ले एन एक्टिव रोल इन सार्क कंसोर्टियम फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क। यहाँ पे भी इनके साथ ये इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि अब इग्नू को जो है वो हमने पूरा ऑफर दे दिया है कि अदर कंट्री के लोग भी यहाँ से कोर्सेज को कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। देन सशक्त, सशक्त क्या है, इट इज वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल लॉन्च ऑन 26 on 30th October 2006 to facilitate lifelong learning for students, teachers and employees, or for those in pursuit of knowledge free of cost. The content development task for Shashakt was looked after by the Content Advisory Committee SAP. यानी सशक्त क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइफ लॉन्ग मतलब बच्चा जो है कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी चीजों को लर्न करना चाहता है इसके थ्रू कर सकता है, और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, टीचर्स भी और एम्प्लॉयज भी, एंड इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज टेकन केयर बाय द कंटेंट एडवाइजरी कमिटी। ठीक है, देन नॉलेज नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN interacts all universities, libraries, laboratories, hospitals and agriculture institutions for sharing data and computing resources across the country over a high-speed information network having gigabyte capabilities. समझ में आया, ये क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन आपस को सबको डेटा शेयर करता है। जैसे सपोज करो जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, अब उन्होंने उसका एक हब बनाया। अब कैसे कैसे अब आप ये जो हमारा ABC आ रहा है और हमारा डिजी लॉकर आ रहा है वो कैसे ऑपरेट होगा, एक यूनिक आईडी सब जगह, मान लो मेरी एक यूनिक आईडी बनी है, एक यूनिक आईडी सारी यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल हो जाएगी, वो ऑप्शन तो सबको दिया है, तो वो क्या कर रहा है, डेटा को शेयर ही तो कर रहा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो और जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तब आपकी एक डिजी लॉकर आईडी क्रिएट की गई थी। जैसे मेरा बेटा अभी बाल भारती में है तो बाल भारती से एक आईडी क्रिएट होगी। अगर सपोज करो कि वो 8th के बाद 7th के बाद किसी और स्कूल में जाता है तो वो आईडी में डाल करके उसके क्रेडेंशियल देख लेंगे वो, तो वो ऑप्शन कौन दे रहा है, कैसे एक एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है, एक आईडी के थ्रू, और वो डेटा कौन शेयर करता है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है,
सब जगह। और सिर्फ ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को नहीं देखता, लाइब्रेरीज के भी है, लेबोरेटरीज के भी है, हॉस्पिटल्स को भी, और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस को भी। ठीक है। अब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी क्या होती है? स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी क्या होती है? मैम जो ओपन यूनिवर्सिटी स्टेट के अंदर रहती है, स्टेट के अंदर, जिसका सारी की सारी हैंडलिंग कौन करेगा? स्टेट जो स्टेट के जो हाँ, जो स्टेट स्टेट की गवर्नमेंट होगी वही लोग हैंडल करेंगे उसको। ठीक है। तो क्या हो रहा है, प्रेजेंटली देयर आर कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज है? स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया विच आर सिंगल मोड इंस्टीट्यूट। तो इस स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में क्या अदर स्टेट्स के लोग आकर के पढ़ सकते हैं? यस मैम आ सकते हैं। आ सकते हैं, पक्का? हाँ हाँ आ सकते ठीक है। हैं। तो तो माइग्रेशन लेना पड़ता है, हाँ, माइग्रेशन लेना पड़ता है। माइग्रेशन लेना पड़ता है। हाँ ठीक मैं है। जब वहाँ जाऊंगी, वो दिल्ली में मैं जब जाऊंगी पीएचडी करूंगी, तो मुझे हम्म। मुझे भी माइग्रेशन लेना पड़ेगा यहाँ से। पर आपकी ओपन यूनिवर्सिटी थोड़ी होगी। ना ना मैम, वो ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन, वो ओपन हो और डिस्टेंस हो और रेगुलर ही हो, माइग्रेशन मतलब लेना ओपन फॉर एवरीवन, राइट? अब ऐसी पड़ेगा। ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू क्या है? इग्नू हमारी ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन दोनों है। ठीक है। और स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी क्या है? कि है तो उस स्टेट में ही, बट दिया ओपन फॉर एवरीवन, उस पर्टिकुलर स्टेट की यूनिवर्सिटी। तो टोटल कितनी ओपन स्टेट्स है? 14 ओके। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज है which are single mode institution, and this means they provide education only in the distance mode। समझ रहे हो? ओपन का मतलब डिस्टेंस मोड। और सम ऑफ देम जैसे अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है। यशवंत चौहान महाराष्ट्र में ओपन यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी। ये सारी की सारी क्या है? ओपन यूनिवर्सिटीज है। टोटल कितनी है? 14 ओपन यूनिवर्सिटीज। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है डिस्टेंस मोड पे एजुकेशन अवेलेबिलिटी है। तो ये तो सिर्फ कुछ नाम है, बाकी आपको बुक में दिए होंगे। ठीक है। वो आप गो थ्रू कर देना। अब एक लास्ट टॉपिक क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। यानी क्या हो गई कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग? ये हो गई, इट वाज स्टैब्लिश्ड। हाँ, बताओ। इसमें सब आएंगे। कॉमनवेल्थ गेम जो होता है उसमें सब टाइप के गेम्स एथलेटिक्स जो खेलते हैं, उस टाइप हम्म, का ही कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। नहीं, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। अच्छा। ठीक है। इट वाज स्टैब्लिश्ड थ्रू ए एमओयू। एमओयू क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज इन द ईयर 1988। ठीक है तो वो कॉमनवेल्थ की कंट्रीज के ही बारे में, वहां की गवर्नमेंट के साथ एक साथ काम करते हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू encourage the development and sharing of open learning and distance education knowledge resource and technology। जैसे सपोज करो कि इंडिया है, ठीक है, और कुछ हमारी 10 कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहला रही हैं। तो जो जितनी 10 कंट्री हैं उनका सबके साथ क्या टाई अप है कि ये 10 कंट्रीज के बंदे यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं, और हमारे इंडिया के बंदे जो है यहाँ पे इससे भी एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सब आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो साइन की गई है कि हाँ, आपकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में साइन की गई है। गोल इज हेल्पिंग developing nation to improve access to the quality education and the training, right? The pole is headquartered in Vancouver। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वैंकूवर में है, कनाडा में। and is world's only intergovernmental organization dedicated solely to promoting and delivering distance education and open learning। ठीक है। and is the only official commonwealth agency is located outside the Britain। ठीक है। समझ में आ रहा है? हम्म। इसका जो हेडक्वार्टर है वैंकूवर में है, कनाडा में। और ये पहली ऐसी वर्ल्ड की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके क्या कर रही है? डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन लर्निंग को आगे प्रमोट कर रही है। Whole is voluntary funded by the Commonwealth countries and India is the third major donor after United UK और कनाडा। ये लोग आपस में कैसे पढ़ा रहे हैं? सब कंट्रीज फंडेड कर रही हैं वॉलेंट्री। तो सबसे ज्यादा फंड कहाँ से आ रहा है? यूके से आ रहा है, सेकंड कनाडा से आ रहा है, थर्ड इंडिया है। ठीक है। इंडिया इज रिप्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ फोर थ्रू सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब अगर इंडिया का कोई बंदा वहां पे रिप्रेजेंट करेगा तो किससे करेगा? सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ हायर एजुकेशन का बंदा होगा।
ठीक है। what do we need? The present generation require a combination of oriental and non-conventional learning, thus integrating both creativity and value in individual. Students are to be prepared to face realities. Conventional learning cannot make this. तो conventional learning क्या हो रही है कि सिर्फ हमारी किताबी कीड़ा बना रही है। तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ अपने आप को आगे हमें बढ़ाना है, अपना डेवलपमेंट करना है, तो सिर्फ कन्वेंशनल लर्निंग से फुलफिल नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉन कन्वेंशनल चीजों को भी लाना पड़ेगा, ओपन भी लेना पड़ेगा और डिस्टेंस एजुकेशन भी लेना पड़ेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने नॉन कन्वेंशनल लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन लेके आए और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग्स लेके आए, ताकि एक कंट्री में अगर कोई अच्छा एजुकेशन किसी पर्टिकुलर चीज का, तो वो दूसरे कंट्री के बदले ले सके और प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है। ठीक है, तो